गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हाउ आर यू? आई होप यू फाइन। 7th क्लास आप लोगों के हिंदी रीडर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, श्रुति। ठीक है, कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लगभग पेज नंबर 23 तक। आज हम पेज नंबर 24 पे ऊपर से पढ़ेंगे। कहाँ से? ऊपर से। श्रुति 7 साल की हो गई तो मोहन उसे स्तुति के स्कूल में भर्ती करवाया। घर पर शोभा के पास पढ़ने के कारण श्रुति को प्रवेश परीक्षा में कोई असुविधा नहीं हुई, बल्कि जब परीक्षा फल मिला तो उसके ही अंक हर विषय में सबसे अधिक थे। मोहन ने कक्षा अध्यापिका से अनुरोध किया कि श्रुति का ज़रा ध्यान रखे और उसे सामने वाली सीट पर बिठाएं। इस बात का भी भरोसा दिलाया कि उनकी ओर से दी गई थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ा सा प्यार श्रुति को नई दिशा देगा। वह पढ़ने लिखने में और बच्चों से कमज़ोर साबित नहीं होगी, परंतु उसे कम सुनाई पड़ता है, इसलिए हो सकता है कि उसे समझने में कोई दिक्कत हो। श्रुति की नई अध्यापिका रेणु दीदी में उत्साह की कमी नहीं थी। उन्होंने प्यारी श्रुति को अपने से चिपटा लिया, उसके घुंघराले बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, यह आपने अच्छा किया कि सारी बातें बता दी। मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगी। यह लिप रीडिंग कर लेती है, केवल बहुत जल्दी में कई बात समझने में ज़रा परेशान होती है। वह सब मैं संभाल लूँगी। मैम, क्लास के बच्चे परेशान तो नहीं करेंगे? ओह मिस्टर कुमार, आप निश्चिंत होकर घर जाए। बच्चे इन सब बातों की ओर ध्यान ही नहीं देते। आप देख लीजिएगा, श्रुति को भी सभी खूब प्यार करेंगे। नए दोस्त बनते देर नहीं लगेगी। तुम आज ही से रुकोगी ना श्रुति? हंसकर उन्होंने श्रुति से पूछा तो श्रुति ने सिर हिलाकर हामी भर दी। बड़े निश्चिंत होकर मोहन और शोभा घर लौटे। उन्हें स्कूल का वातावरण, अध्यापिका का स्नेहिल स्वभाव संतोषजनक लगा। ऐसे बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है और साथ ही चाहिए सहानुभूति बढ़ावा। अगर कोई उन्हें अपने आगे बढ़ने के लिए निरंतर उत्साहित करता रहे तो वे अपनी कमजोरी पर विजय पाने में सफल हो सकते हैं। और उनका सोचना ठीक निकला। रेणु दीदी से प्रेम और प्रोत्साहन पाते ही श्रुति में भारी बदलाव आ गया। साथ ही कक्षा के बच्चों के स्वाभाविक व्यवहार के कारण श्रुति के स्वभाव में भी निखार आ गया। वह स्कूल जाने के लिए लालायित रहने लगी। बड़े उत्साह से धैर्यपूर्वक अपना होमवर्क करती, कविताएं और पहाड़े याद करती। पहली ही परीक्षा में उसने बहुत अच्छे अंक पाए। केवल श्रुतलेख में उसके अंक कम थे। रेणु दीदी ने शाबाश देते हुए कहा, श्रुति तुमने तो सभी विषयों में बहुत अच्छे अंक पाए हैं, बस श्रुतलेख में कुछ शब्द छूट गए। अगली बार इसमें भी तुम्हें ज़रूर नंबर मिलेंगे। श्रुति खुश हुई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह होठों की भाषा पर और ध्यान देगी। होठों की हरकत को पढ़ने में उससे भूल हो रही है, तभी उसे नंबर कम मिले हैं। घर लौटते समय उसने स्तुति को अपना परीक्षाफल दिखाया। स्तुति अब कक्षा 8 में थी। वह बचपन से ही बड़ी मेधाविनी थी। बहन के परीक्षाफल को देखकर उसे खुशी हुई। श्रुति ने सभी विषयों में 80 से अधिक अंक पाए थे, बस केवल श्रुतलेख में ही 100 में से 40 थे। वह समझ गई कि अवश्य ही ठीक से शब्दों को न सुन पाने के कारण ही उससे लिखने में गलती हुई होगी या उससे शब्द छूट गए होंगे। बहन का माथा चूमते हुए स्तुति ने हंसकर कहा, तुम्हें तो बहुत अच्छे नंबर मिले हैं श्रुति। दीदी, इस बार श्रुतलेख में मेरे नंबर कम आए हैं, लेकिन तुम देख लेना, अगली बार इससे ज़्यादा ही आएंगी। ठीक है, अब से मैं तुम्हें रोज़ श्रुतलेख कराया करूँगी। तब तो बढ़िया रहेगा, श्रुति ने खुश होकर कहा। एक दिन श्रुति ने स्तुति से कहा, दीदी मेरी संगीत का टीचर मुझसे बहुत नाराज़ रहती है। क्यों? मैं कभी कभी गलत सुर में गा देती हूँ, इसलिए। असल में टीचर का गाया सुर सुन नहीं पाती हूँ। कौन सा गीत है? स्तुति के पूछने पर श्रुति ने जल्दी से गाने की पंक्तियाँ सुनाते हुए कहा, मुझसे गाने के बोल भी गलत हो जाते हैं दीदी। स्तुति ने अपनी बहन को उदास पाया तो उसका हृदय पिघल उठा। बहन के फूले फूले गालों को दबाते हुए हंसकर बोली, मैं तुम्हें ये सभी सिखा दूंगी, मुझे सब आते हैं। सच दीदी? हाँ। और सचमुच एक ही हफ्ते में श्रुति ने सारे गाने सीख लिए। संगीत की अध्यापिका ने जब उसे सही गाते सुना तो आश्चर्यचकित रह गई। उससे भी ज़्यादा प्रभावित किया था श्रुति के सुमधुर कंठ स्वर ने। उसके नन्हे से गले में इतनी मिठास है, यह अध्यापिका ने पहली बार जाना। उसे दुख हुआ कि आज तक वह श्रुति को बहरी है कहकर क्यों टालती चली आ रही थी। एक सप्ताह बाद ही स्वाधीनता दिवस समारोह था। अध्यापिका ने श्रुति को इस समूह गान की प्रमुख गायिका चुना। रेणु दीदी ने तो श्रुति की प्रतिभा को पहचान ही लिया था। उन्होंने श्रुति को देशभक्ति की एक लंबी सी कविता याद करने को दी और जब उसे याद हो गई तब भाव भंगिमा के साथ अभिनय करते हुए कविता पाठ करना सिखाया। इस अभिनय सहित कविता पाठ की बात केवल यही दो जानती थी। रेणु दीदी की इच्छा थी कि श्रुति से कविता सब रंगमंच पर ही सुने। रेणु दीदी ने अपनी कक्षा के छोटे छोटे लड़के लड़कियों को लेकर एक नाटक भी तैयार किया। इसमें भी श्रुति की
मुख्य भूमिका थी, उसे इंदिरा गांधी के बचपन की भूमिका दी गई थी। रेणु दीदी चाहती थी कि इस बच्ची के मन में जो थोड़ी बहुत कुंठा है वह भी दूर हो जाए। साथ ही वह अपने विद्यालय के बच्चों और अध्यापिकाओं तथा अभिभावकों को जता देना चाहती थी कि बहरापन उन्नति के पथ में बाधक सिद्ध नहीं हो सकता। लगन हो तो इंसान अपनी शारीरिक कमी पर विजय पा सकता है। आज 15 अगस्त का दिन था। श्रुति सुबह आँख खुलते ही शोभा से लिपट गई। बोली, मम्मी आप और पापा ज़रूर आइएगा। यह बात तो हमारे स्कूल में भी कोई नहीं जानता है, आप लोग आइएगा तो खुद ही देख लीजिएगा। फिर शोभा से बोली, मम्मी मुझे जल्दी से तैयार कर दो, हमें 8 बजे तक स्कूल पहुंचना है। आप लोग भी 9 बजे तक ज़रूर पहुंच जाना। झंडा फहराने के बाद मुख्य अतिथि का भाषण हुआ। तत्पश्चात छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। रेणु दीदी इस कार्यक्रम की संचालिका थी। छोटे लड़के लड़कियों के समूह गान से कार्यक्रम आरंभ हुआ। प्रधानाध्यापिका को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि श्रुति ही नेतृत्व कर रही है। वे तो यही जानती थी कि लड़की बहरी है। अध्यापिकाओं की मीटिंग में रेणु गुप्ता के अलावा हर अध्यापिका ने बहरी लड़की को भर्ती कर लेने की शिकायत की थी। रेणु ही थी जो बार बार कह रही थी कि बच्ची को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने देना चाहिए, उसे अवसर मिलना चाहिए। वह बहरी जरूर है पर बोल लेती है। हमें उसकी इसी क्षमता को घिस माच कर गलत धारणाओं का मुंह तोड़ उत्तर देना चाहिए। आज उसे समूह गान में गाते देखकर प्रधानाध्यापिका को अच्छा लगा और श्रुति के माता पिता शोभा और वे तो बोलना ही भूल गए थे। श्रुति समूह गान का नेतृत्व कर रही है। चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, जरीदार बास्कट और टोपी तथा काजल से बनी पतली मूछें। क्या सचमुच यह उनकी श्रुति ही है? आमंत्रित अतिथियों के बीच पुराने नर्सरी स्कूल की प्रधानाचार्य और कुछ अध्यापिकाएं बैठी थी। उन्होंने श्रुति को पहचान लिया था। उन्हें अपनी आंखों पर और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरा आइटम समाप्त हो गया। तीसरे आइटम की घोषणा हुई। पर्दा उठा। फ्रॉक पहने कुछ नन्ही बच्चियां गुड़ियों के साथ खेल रही हैं। शोभा ने देखकर उनके बीच श्रुति भी है, जिसके हाथ में सबसे सुंदर गुड़िया है। पर एक सेकंड बच्चों, शोभा ने देखा कि उनके बीच श्रुति भी है, जिसके हाथ में सबसे सुंदर गुड़िया है। पर्दे के पीछे से नाटक की कहानी संक्षेप में बता दी गई है। इसलिए शोभा और मोहन तुरंत समझ गए कि इंदिरा गांधी के बचपन की भूमिका श्रुति ही कर रही है। उन्हें देखकर आश्चर्य हो रहा था कि कितने स्वाभाविक ढंग से श्रुति अपने संवाद बोल रही है, कितना सुंदर अभिनय कर रही है। जिस समय गुड़िया को आग में फेंकने के लिए वह बढ़ी, उसके भाव देखकर, उसकी नन्ही से छाती से चिपटी गुड़िया को देखकर किसकी आंखें नम न हुई होगी। और फिर एक ही झटके में गुड़िया को आग में फेंक दिया तो चेहरे पर लेश मात्र भी दुख के भाव नहीं। दर्शकों की तालियों से बोझिल वातावरण गूंज उठा। मुख्य अतिथि कमिश्नर श्री रामनाथ सहाय ने जब सुना कि यह प्रतिभाशाली बालिका बहरी है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बिना सुने यह बच्ची बोल कैसे लेती है, इतना सुंदर गा कैसे लेती है, इतना अच्छा अभिनय कैसे कर लिया उसने। नाटक समाप्त होते ही बड़ी कक्षाओं की ओर से एक नृत्य और एक गीत प्रस्तुत किया गया। अंत में जब फिर श्रुति का नाम घोषित हुआ तो फिर दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से नाट्यगृह गूंज उठा। इस बार श्रुति वही लंबी कविता जिसे रेणु दीदी ने तैयार करवाया था भावपूर्वक सुनाने लगी। उसने कविता पाठ इतने सुंदर, सहज और भावपूर्ण ढंग से किया कि सभी मुग्ध हो गए। कार्यक्रम समाप्त होते ही कमिश्नर श्री सहाय और कई अभिभावकों ने श्रुति के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। सभी श्रुति के माता पिता से मिलना चाहते थे। अब तक सभी को पता चल चुका था कि श्रुति बिल्कुल नहीं सुन सकती है। श्रुति स्टेज से उतरकर रेणु दीदी के साथ अपने प्रधानाचार्य के पास आई। अभिवादन किया तो उनसे रहा नहीं गया। श्रुति को गोद में उठाकर चूमते हुए बोली, तुम तो बहुत ही होशियार हो बेटी, हमें तुम पर गर्व है। उसके बाद तो हर कोई श्रुति को हाथों हाथ लेने लगा। शोभा और मोहन पर प्रश्नों की बौछार होने लगी।
सभी उनकी तारीफ़ करने लगे। उनके प्रयासों का ही फल था कि श्रुति ने अपनी इस शारीरिक कमी पर विजय पाने में सफलता प्राप्त कर ली। सारी अध्यापिकाएं रेणु को बधाई दे रही थी। रेणु ने सच ही कहा था, उसने बच्ची में छिपी प्रतिभा को पहचानने में तनिक भी भूल नहीं की थी। रेणु से जब शोभा और मोहन मिले तब कृतज्ञता से उनकी आवाज़ रुंध हो गई, उनकी आंखें छलछला रही थी। रेणु भी बहुत खुश थी। अपने परीक्षण में वह पूर्ण सफल हुई थी। शोभा का हाथ पकड़ते हुए उसने कहा, बस आपकी चलकती आंखें ही मेरे लिए काफ़ी है। श्रुति को जिस मार्गदर्शन की ज़रूरत थी वह हमने कर दिया, परंतु यह मत भूलिएगा कि उसे अब हमारी ज़रूरत है। हमें तो उसके साथ चलना होगा। और नर्सरी की अध्यापिकाएं वे सब शर्म से मुंह छिपा रही थी। छी, एक नन्ही सी बच्ची को उन्होंने बहरी कहकर स्कूल से निकाल दिया था। आज वही बच्ची सबके गले का हार बन गई है। स्तुति और श्रुति के साथ घर लौटते समय शोभा और मोहन को लग रहा था कि बहुत ही ऊंचे पहाड़ को लांघकर अब वे समतल मैदानी जगह पर आ गए। आगे का रास्ता पहले जैसा कठिन और थका देने वाला नहीं होगा। बच्चों, चैप्टर सबको आपको अच्छा लगा होगा ना। आपको मालूम है श्रुति की स्टोरी बताई गई है कि एक बच्ची थी जो बहरी होती है। बहरी होने के बावजूद भी वो क्या करती है बच्चों, लिप रीड कर लेती है। लिप रीड करने के बाद में वो सब कुछ कवर कर पाती है कि किस तरीके से उसने समझाया है, कैसे करा है। चैप्टर आप सबको समझ में आया होगा। चैप्टर समझने में आप में से किसी को दिक्कत आई नहीं होगी। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे कल, ओके, आज नहीं। आज के लिए इतना ही। आज आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो आप सब लोग चैप्टर के ऊपर ध्यान दीजिए। चैप्टर को एक बार फिर पढ़िए और अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। ओके 7th क्लास, बाय।